So welcome once again to our Rising Advisors Academy. ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एजेंट टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। वैसे तो एजेंट बनने में अभी आपको IC38 का पड़ाव जो है वो पार करना है और इस कोर्स के रिगार्डिंग क्विज एंड एवरीथिंग आप www.risingadvisorsacademy.in पर पा सकते हैं। आपके जो सपने हैं वो हमारे गोल्स हैं। फिर से हम आज के सेशन की शुरुआत अपने विजन मिशन से करते हैं, क्योंकि बिना विजन मिशन के हमारी जिंदगी जो है वो अधूरी है। तो मेरा जो विजन है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के कि मैं एडवाइजर्स को सही सर्विस और प्रोडक्ट्स के साथ नॉलेज प्रोवाइड करूं, जिससे इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में होने वाली मिस सेलिंग को हम रोक सके। मेरा जो मिशन है वो कम से कम 2030 तक 1 लाख एडवाइजर्स को स्किल्स एंड टूल्स के साथ ट्रेन करना है, ताकि उनकी घर की इनकम कम से कम 1 लाख से अधिक में बढ़ाने में उनकी मदद कर सकूं। हमारी जो वैल्यूज है वो है इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी है हमारे वर्क में, कमिटमेंट सीखने के लिए, ग्रोथ के लिए एंड सक्सेस के लिए, एक्सलेंस नॉलेज एंड सर्विस के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए, ट्रस्ट वर्दीनेस, रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी कस्टमर के प्रति है, और ग्रोथ माइंडसेट यानी कभी हारेंगे नहीं, जीतते रहेंगे, सीखते रहेंगे दोस्तों। तो डिस्क्लेमर ले लेते हैं। आज का जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज से है और आज हम IC38 का चैप्टर नंबर 6 सीखने वाले हैं, जिसमें दावा कार्यवाही के बारे में बताया गया है कि कैसे क्लेम्स होते हैं ना। तो दावा कार्यवाही यानी क्लेम प्रोसेसिंग्स में जो भी हानि का आंकलन किया जाता है, ठीक है, वो एक प्रकार की दावा कार्यवाही की प्रक्रिया है। यानी दावा कार्यवाही हानि के आंकलन की एक प्रक्रिया की बीमित व्यक्ति को हुआ नुकसान बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया गया है या नहीं, यह चेक करना है। इसका मतलब कि क्या नुकसान किसी बहिष्करण के अंतर्गत तो नहीं आता, या किसी वारंटी का उल्लंघन तो नहीं हुआ। जैसे आप अब ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो, तो ड्रिंक करके गाड़ी चलाना यानी बहिष्करण है। आपने गलत काम किया है, आपको नहीं करना चाहिए। तो उस केस में अगर क्लेम आ गया तो वहां पे आपको क्लेम पे नहीं होगा, है ना। तो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपने बताया नहीं है, तो दावा कार्यवाही में क्या चेक होता है कि आपका जो भी दावा आया है, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि इससे पहले के भी चैप्टर में कि LIC कंपनियां, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्या चेक करती है, सबसे नजदीक का कारण चेक करती है। उसके बाद क्या होता है, आपने कहीं झूठ तो नहीं बोला या किसी वारंटी का उल्लंघन तो नहीं किया, ठीक है। और निष्पक्षता के आधार पर जो दावा की कार्यवाही है वो की जाती है। तो एक बीमा कंपनी के लिए दावों का शीघ्र निपटान उसकी सेवाओं की दक्षता का मानदंड है। यानी आपने अभी देखा होगा IRDA के जो नए रूल्स आए हैं, आपको अपनी वेबसाइट पे आप कितना क्लेम सेटल कर रहे हो वो दिखाना होगा। तो आप जब LIC इंडिया की वेबसाइट पे भी देखोगे तो नीचे की ओर आपको दिखाई देगा कि कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, ठीक है। और दूसरी कंपनीज की भी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हो, और हर साल ये मापदंड जाहिर करना जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि मेरी कंपनी जो है, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या जिससे मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, वो क्लेम भी सेटल करती है या नहीं, ठीक है। तो क्लेम प्रोसेसिंग में लगने वाले समय के बारे में प्रत्येक कंपनी के आंतरिक दिशा निर्देश होते हैं, लेकिन IRDA के रूल के हिसाब से अभी तो सब आ गया है, ठीक है। और जिस समय को हम टर्न अराउंड टाइम यानी TAT आप लिख सकते हैं, फुल फॉर्म कभी पूछा जा सकता है। TAT मीन्स टर्न अराउंड टाइम के शब्द से जाना जाता है कि अगर कोई कंप्लेंट डाली है तो उसका निराकरण कितने दिन में आना चाहिए, ठीक है। तो जनरली आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास क्लेम आया तो 30 दिन के अंतर्गत उसे क्लेम पे करना है। अगर कोई क्वेरी निकाली है, सपोज अब मैंने क्लेम के कागज दे दिए और 15-20 दिन के बाद कंपनी ने क्वेरी निकाली, तो अगेन 15 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। अगर उससे ज्यादा टाइम लिया, ये दिन आप नोट कीजिएगा, 30 दिन का टाइम 30 दिन के अंदर सेट करना होता है। क्वेरी होती है तो और 15 दिन लगता है। और अगर उसके अंतर्गत नहीं सेट किया तो जो भी स्टैंडर्ड बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है +2%, मान लो कि 6% अगर बैंक रेट चल रहा होगा तो +2% यानी 8% उस क्लेम पे एडिशनली इंटरेस्ट पे करके देने पड़ेंगे, ठीक है। सो इस टर्न अराउंड द टाइम में आपका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। तो कुछ बीमाकर्ताओं ने बीमा धारकों के लिए समय समय पर ऑनलाइन दावे की स्थिति की जांच करने की सुविधा भी प्रदान की है, और कुछ बीमा कंपनियों ने दावों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए दावा हब भी स्थापित किया है। एंड वी आर वेरी लकी दैट वी आर वर्किंग विद LIC ऑफ इंडिया। मैं आपको मेरा पर्सनल किस्सा बताती हूँ। परसों ही मुझे हेड ऑफिस से फोन आता है, यानी डिवीजन ऑफिस, ब्रांच के ऊपर भी डिवीजन ऑफिस होती है। डिवीजन ऑफिस से फोन आता है कि आपके क्लाइंट का जून से सर्वाइवल बेनिफिट मनी बैक लेना बाकी है।
क्यों क्लाइंट का बैंक डिटेल अपडेटेड नहीं था और मैं ब्रांच पे गई थी तो बोले पासबुक नहीं चलाएँगे। यू कांट बिलीव वो जो ऑफिसर है उन्होंने बोला आप मुझे पासबुक जो स्कैन की हुई है भेज दीजिए क्योंकि हमें तो पैसा देना ही देना है, ठीक है? सो ऐसी सर्विस, ऐसी कंपनी मैंने कहीं नहीं देखी, ठीक है? तो ब्रांच लेवल पे अगर प्रॉब्लम आया तो डिवीज़न से ये चेक किया जा रहा है कि क्लेम का पैसा क्यों नहीं पहुँचा पार्टी तक, यानी पर्सनल रिव्यू ले लिया ये तो, ठीक है? बीमा के दावे में महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो अधिकांश कंपनी आपने टीएटी यानी टर्न अराउंड द टाइम से बंधी है, लेकिन एक एजेंट के लिए यह जानना ज़रूरी है कि दावे को निपटाने के लिए किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। गैर जीवन दावों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से 6 नीचे दिए गए हैं। क्या? कि क्या नुकसान पहुँचाने वाली घटना पॉलिसी के दायरे में है या नहीं? गैर जीवन यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या सपोज़ गाड़ी ठुकी है, तो किस तरीके से ठुकी है? क्या वो पॉलिसी के दायरे में आती है कि नहीं? क्या बीमा धारक ने पॉलिसी शर्तों के अपने हिस्से का अनुपालन किया है या नहीं? ड्रिंक करते के तो गाड़ी नहीं चलाई। वारंटियों का अनुपालन यानी सर्वेक्षण रिपोर्ट इंगित करेगी कि वारंटियों का अनुपालन किया गया है या नहीं। पॉलिसी की अवधि के दौरान प्रस्तावक द्वारा अत्यंत सद्भावना का पालन यानी कुछ झूठ बोल के तो नहीं, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी में कोई बोलता है मेरे को बीमारी नहीं है और पॉलिसी ले लेता है और फिर पता चलता है जब दाखिल होना पड़ता है, ठीक है? तो उन्होंने सद्भावना का पालन, उटमोस्ट गुड फेथ का पालन किया है या नहीं। नुकसान की घटना पर बीमा धारक से कार्य करने की उम्मीद की जाती है जैसे कि वह बीमाकृत नहीं है, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कम से कम नुकसान हो, है ना? उसका पालन, उसका उपाय करना जो बीमा धारक का कर्तव्य है। देय राशि का निर्धारण होता है उसके बाद, यानी देय हानि की राशि बीमा राशि के अधीन है या नहीं, या देय राशि निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पे? सबसे पहले प्रभावित संपत्ति में बीमित व्यक्ति के बीमा योग्य हित की सीमा कितनी है? कितने लाख तक का सम एश्योर्ड है? निस्तारण का मूल्य यानी जिसको सॉल्वेंसी भी सॉल्वेज भी बोलते हैं, ठीक है? यानी अगर कुछ नुकसान हुआ उसको निकालने का मूल्य कितना होगा? अल्प बीमा का आवेदन और अंशदान और अधीनता शर्तों का आवेदन, यानी कभी-कभी हम क्या करते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी को पेमेंट के साथ भी लेते हैं। तो उस को पेमेंट के साथ जब भी हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो हमें जैसे 10% को पेमेंट के साथ ओरिएंटल की पॉलिसी बिकती है। तो जितना भी आपका बीमा राशि है, जितना भी क्लेम आया उसका 10% आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये मिल कर के ये तय करती हैं कि देय हानि की राशि कितनी पास होगी। जीवन बीमा से संबंधित दावों के मामले में क्या जाँच करते हैं? तो इसमें क्या नीति की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया आपने फॉर्म में कुछ, और जब भी आप प्रपोज़ल फॉर्म भरते हैं तो पहले 2 साल तो ख़ास आपका प्रपोज़ल, पहले 2 साल में अगर क्लेम आया तो पहले ख़ास आपका प्रपोज़ल फॉर्म चेक किया जाता है। तो उल्लंघन तो नहीं किया। अत्यंत अच्छे विश्वास का पालन किया गया है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य धोखे से छुपाया तो नहीं गया। तो लाइफ इंश्योरेंस में ये सब चेक किया जाता है। पहले 3 साल जिसको अर्ली क्लेम क्लेम पीरियड बोलते हैं, उसमें खास आपका प्रपोज़ल फॉर्म चेक किया जाता है, ठीक है? और उसमें कोई धोखाधड़ी निकली तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। 3 साल के बाद कंपनी क्वेरी नहीं निकालती, ठीक है? तो अब बात करते हैं बीमा के दावों की श्रेणियाँ। किस-किस प्रकार की श्रेणियाँ हो सकती हैं, है ना? तो सबसे पहले मानक दावे जिसको स्टैंडर्ड क्लेम्स भी बोलते हैं। तो ये ऐसे दावे हैं जो स्पष्ट रूप से पॉलिसी के नियमों और शर्तों के भीतर है, इसमें कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ। दावे का जो आंकलन है, कार्यक्षेत्र और बीमित राशि को ध्यान में रखते हुए और बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति के अन्य तरीकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ठीक है? यानी इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको मानक दावे बोलेंगे। अब दूसरा आता है औसत या औसत खंड की स्थिति, यानी कंडीशन ऑफ एवरेज और एवरेज क्लोज। तो ये कुछ पॉलिसियों में एक प्रकार की शर्त होती है, जो बीमित व्यक्ति को उसकी संपत्ति का बीमा करने के लिए उसके वास्तविक मूल्य से कम बीमाकृत राशि पर दंडित करती है, जिसे कम बीमा के रूप में भी जाना जाता है। जैसे अब मेरी प्रॉपर्टी का मूल्य 1 करोड़ है, किसी ने मुझे सजेस्ट किया 1 करोड़ रुपए का बीमा लेना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 80 लाख रुपए ले लिया या 50 लाख रुपए ले लिया, तो इस केस में क्या होगा, बाकी का हर्जाना मेरी जेब से जाना है, इसको कम बीमा के रूप में भी जाना जाता है। तो दावे की स्थिति में बीमा धारक को एक राशि मिलती है जो कम बीमाकृत राशि के अनुसार उसके वास्तविक नुकसान से आनुपातिक रूप से कम हो जाती है। ऐसी स्थितियां गैर जीवन बीमा के मामले में काफी अधिक होती है, यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा होती है। उसके बाद आता है दैवीय आपदाएँ, यानी विनाशकारी नुकसान के केस में क्या होगा? तो जैसे तूफान है, चक्रवात है, बाढ़ है, सैलाब है, भूकंप है, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएँ हैं जिसको नेचुरल कैलेमिटीज़ भी बोलते हैं या ईश्वरीय आपदा भी कहा जाता है। अब इन संकटों के परिणाम स्वरूप प्रभावित क्षेत्र में बीमाकर्ताओं की कई नीतियों को नुकसान हो सकता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में
दावों की कुछ श्रेणियों में आंकलन के लिए सर्वेयर भी नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह के बड़े और भयावह नुकसान में सर्वेक्षक को शीघ्र आंकलन और नुकसान को कम करने के प्रयासों के लिए तुरंत नुकसान स्थल पर जाने के लिए कहा जाता है। जिसके साथ ही बीमाकर्ताओं के अधिकारी भी नुकसान के स्थान पर दौरा करते हैं, खासकर जब नुकसान की राशि बहुत बड़ी हो। क्यों? क्योंकि कंपनी को नुकसान जाएगा ना, क्लेम बहुत बड़ा आ जाएगा और ऐसी जब चीजें होती है तब तो बहुत बड़े-बड़े नुकसान होते हैं। तो दौरे के उद्देश्य अनुसार की प्रकृति और सीमा का मौके पर तत्काल आंकलन किया जाता है। सर्वेक्षणकर्ताओं और मूल्यांकन के संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे बीमाकर्ताओं से मार्गदर्शन और निर्देश भी चाहते हैं कभी-कभी, क्योंकि बहुत बड़ी कैलेमिटीज़ आती हैं ये तो। और उसके बाद प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिस पर बीमा धारक के साथ चर्चा करने का अवसर भी दिया जाता है यदि आवश्यक हो तो। तो ये 3 प्रकार की श्रेणियाँ थी। चौथी श्रेणी है खाते में भुगतान, ठीक है? तो खाते में भुगतान जब कम गैर जीवन बीमा दावों में प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद अंतरिम रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जा सकती है, जहाँ लंबी अवधि में मरम्मत या प्रतिस्थापन भी किए जाते हैं। अंतरिम रिपोर्ट बीमाकर्ता को नुकसान के आंकलन के विकास का एक विचार भी देती है कि कितना अमाउंट बैठेगा। ये बीमा धारक द्वारा वंचित होने पर दावे के ऑन अकाउंट पेमेंट की सिफारिश में भी मदद करता है, यानी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है। और ये आमतौर पर तब होता है जब नुकसान बड़ा हो और मूल्यांकन पूरा होने में कुछ समय लग सकता है। देखिए, जैसे आप नॉन लाइफ में देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस आप कभी-कभी लेते हैं ना, तो आप जब कैशलेस हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपकी जो हॉस्पिटल है, वो रिपोर्ट भेजती है कि ये बीमारी है और इसके लिए दाखिल हुए हैं या इस सर्जरी के लिए। तो हॉस्पिटल क्या करेगा, पहले थोड़ा अमाउंट अरे बीमा कंपनी क्या करेगी, पहले थोड़ा अमाउंट वहाँ से इनिशिएट करेगी, है ना? और वो हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए भेजेगी, ठीक है? और जब बहुत बड़ी सर्जरी कॉस्ट है तो हॉस्पिटल को जो बीमा कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, वो धीरे-धीरे अमाउंट भेजेगी और डिस्चार्ज होने का जब टाइम आएगा तब अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कवर जितना क्लेम मैक्सिमम सेटल हो सकता है वो सेटल कर देगी, ठीक है? यदि दावा सही पाया जाता है तो दावेदार को भुगतान किया जाता है और कंपनी के रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ की जाती हैं। इन सबको ऑनलाइन मेंटेन किया जाता है। इसके साथ ही सह बीमाकर्ताओं और पुनः बीमाकर्ताओं यदि कोई हो तो उचित वसूली की जाती है। यानी टेम्परेरी क्या हुआ, टेम्परेरी इस कंपनी ने पे कर दिया। तो दूसरी कंपनीज़ अब क्या होता है जैसे बहुत सारे लोग 2 कंपनी से भी बीमा लेके रखते हैं या टॉप अप लेके रखते हैं। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप अप ज़्यादा बिकता है क्योंकि अगर आप 1 करोड़ का प्लान लेने जाओगे तो वो बहुत महँगा पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं मिनिमम 5 लाख का या 10 लाख का बेस प्लान ले लेते हैं और बाकी का टॉप अप ले लेते हैं। तो उसकी किश्त कम हो जाती है। तो क्या होगा टॉप अप में फिलहाल जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है आपको निकालना पड़ता है और उसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए यानी आपका बेस प्लान जो है उसकी राशि खत्म हो गई और फिर जो क्लेम बचा वो आप टॉप अप में रखते हो। ठीक है? तो इस प्रकार वसूली की जाती है। ओके, कुछ मामलों में बीमा धारक वह व्यक्ति नहीं होता जिसे धन का भुगतान किया जाना है। जैसे अगर कंपनी को पे करना है या डायरेक्ट हॉस्पिटल को पे करना है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल को भी पे किया जाता है। अब है डिस्चार्ज वाउचर। तो पॉलिसी के तहत डिस्चार्ज प्राप्त करने के बाद ही क्लेम का सेटलमेंट किया जाता है। जो हॉस्पिटल लिख के दे देती है कि अब डिस्चार्ज करना है, तभी डिस्चार्ज का पेमेंट होता है, ठीक है? निपटान के बाद की कार्यवाही यानी बीमांकन के संबंध में गैर जीवन दावे के निपटान के बाद की जाने वाली कार्यवाही व्यवसाय के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में भिन्न होती है। देखो, जैसे मेडिक्लेम में आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट भी होता है ना? जैसे अग्नि पॉलिसी के तहत बीमित राशि भुगतान किए गए दावे की राशि तब कम हो जाती है। हालाँकि इसे यथानुपात प्रीमियम के भुगतान पर बहाल किया जा सकता है, जिसे भुगतान किए गए दावे की राशि से घटाया जाता है। यानी क्या हुआ, अगर क्लेम आ गया तो क्लेम वो इंश्योरेंस में से कम हो जाएगा, तो बाकी का बीमा कम रहेगा। तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम करके उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में भी क्या होता है, एक बार अगर आपकी एक्सीडेंटल पॉलिसी का क्लेम दाखिल हो गया, है ना? तो फिर आपकी पॉलिसी रद्द हो जाती है। यानी उस साल में अगर दूसरा हॉस्पिटल यानी एक्सीडेंट उसी पॉलिसी में से लेना होगा तो नहीं ले पाओगे, है ना? इसी प्रकार व्यक्तिगत विश्वस्तता गारंटी पॉलिसी के अंतर्गत दावे का भुगतान स्वतः ही पॉलिसी को समाप्त कर देता है। यानी आप जब भी असाइनमेंट करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जहाँ पे क्लेम दे दिया, वहाँ पे पॉलिसी एंड हो जाती है। ओके? तो ये था निपटान के बाद की कार्यवाही।
तो शर्तों की शब्दावली एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में भिन्न होती है। जैसे आमतौर पर ये नीचे है। सबसे पहले क्या कि विवाद को पार्टियों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकल मध्यस्थ के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, या एक मध्यस्थ की नियुक्ति पर उनके बीच किसी भी, ये मध्यस्थ का टॉपिक है, ठीक है, यानी बीमा कंपनियों के बीच में मध्यस्थ होते हैं, ठीक है। तो एक मध्यस्थ नियुक्ति के बीच में असहमति की स्थिति में प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। एक मिनट, ये टॉपिक जो है ये ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि इसके बाद निस्तांतरण आता है। निस्तांतरण के बाद भी मध्यस्थ आता है। हम्म, तो ये स्लाइड्स जो है हमारी ये ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। हाँ, क्योंकि निस्तांतरण के उसके बाद आएगा निस्तांतरण। निस्तांतरण यानी जिसको साल्वेज भी कहते हैं। जैसे देखो डैमेज कार है या कोई इंश्योरेंस क्लेम आ गया है, ठीक है, तो रीसेल ऑफ साल्वेज है, ठीक है। तो निस्तांतरण आमतौर पर क्षतिग्रस्त संपत्ति को संदर्भित करता है, यानी डैमेज हो गई ऐसी चीज को संदर्भित करता है। तो नुकसान के भुगतान पर निस्तांतरण बीमाकर्ताओं का होता है ना। क्योंकि कभी कभी देखो, अगर कार में इंश्योरेंस लिया है, अगर 80 या 90% से ज्यादा कार को डैमेज हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, बीमा कंपनी कार ले जाती है, यानी साल्वेज ले गई और क्लेम पे कर देती है, यानी कार का लगभग जितना भी आईडीवी था उतना पेमेंट पॉलिसी होल्डर को या जो भी लोन चल रहा है उसमें डिपॉजिट करवा देती है। वसूली की अगर हम बात करें तो दावों के निपटान के बाद बीमाकर्ता बीमा अनुबंधों पर लागू प्रत्यासन अधिकारों के तहत बीमा धारक के अधिकारों और उपचारों के हकदार होते हैं। और तीसरे पक्ष से, यानी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं, थर्ड पार्टी से भुगतान किए गए नुकसान की वसूली के लिए होते हैं, जो संबंधित लागू कानूनों के तहत नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इस प्रकार बीमाकर्ता शिपिंग कंपनियों, रेलवे, सड़क वाहकों, एयरलाइनों, पोर्ट ट्रस्ट, प्राधिकरणों आदि से नुकसान की वसूली कर सकते हैं अगर उनकी फॉल्ट हो तो, है ना। अब जो टॉपिक आता है वो है मध्यस्थता यानी मीडिएशन। तो मध्यस्थता अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवाद को निपटाने की एक विधि है। अगर कभी कोई इशू आ गया, ठीक है, कोई कंप्लेन आ गई, तो उसमें कोई मध्यस्थी चाहिएगा उसको सॉल्व करने के लिए। इसके लिए कौन सा अधिनियम लगता है ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, ठीक है, जिसके तहत की जाती है ये प्रोसीजर। सो किसी अनुबंध को लागू करने या विवाद को निपटाने का सामान्य तरीका कानून की अदालत में जाना होगा, और इसमें मुकदमेबाजी में भी देरी हो जाती है और वकीलों का खर्च भी शामिल होता है। मध्यस्थता अधिनियम पार्टियों को मध्यस्थता की अधिक अनौपचारिक, कम खर्चीली और निजी प्रक्रिया के लिए एक अनुबंध के तहत विवादों को प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। यह एक एकल मध्यस्थ या एक से अधिक द्वारा भी की जा सकती है, जो स्वयं विवाद और पक्षकारों द्वारा चुने गए हों। एकल मध्यस्थ होने की स्थिति में पक्षों को उस व्यक्ति के बारे में सहमत होना होगा। कई वाणिज्यिक बीमा पॉलिसियों में एक मध्यस्थता खंड होता है जिसमें कहा गया है कि विवाद मध्यस्थता के अधीन होगा। आग और सबसे विविध नीतियों में एक मध्यस्थता खंड भी होता है, जो प्रदान करता है कि यदि पॉलिसी के तहत देयता कंपनी द्वारा स्वीकार की जाती है और भुगतान की जाने वाली मात्रा के संबंध में कोई अंतर है, तो इस तरह के अंतर को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए, है ना। यानी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट या प्रॉब्लम है तो वो मध्यस्थता के लिए जाएगा। तो आमतौर पर मध्यस्थता का निर्णय जो है वो अंतिम माना जाता है और दोनों पक्षों के लिए बाध्य होता है, ठीक है। अब शर्तों के अधीन क्या यहाँ पे हो सकता है कि सबसे पहले विवाद को पार्टियों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकल मध्यस्थ के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, एक मध्यस्थ की नियुक्ति पर उनके बीच किसी भी असहमति की स्थिति में प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब ये दोनों जो मध्यस्थ हैं या एक अंपायर नियुक्त करेंगे, जो बैठकों की अध्यक्षता करेगा। इन बैठकों के दौरान प्रक्रिया न्यायालय के समान होती है और प्रत्येक पक्ष अपने मामले बताता है, और यदि अगर आवश्यक हो तो वकील की सहायता से और गवाहों से जांच की जाती है। यदि दो मध्यस्थ किसी निर्णय पर सहमत नहीं होते तो मामले को अंपायर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो अपना निर्णय देगा। लागत मध्यस्थ या मध्यस्थों या निर्णय देने वाले अंपायर के विवेक पर दी जाती है, यानी जो भी क्लेम होगा वो दायित्व के प्रश्नों से संबंधित विवादों को मुकदमेबाजी के माध्यम से सुलझाया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे उदाहरण तो दिया हुआ, यदि बीमाकर्ता दावा करते हैं कि नुकसानदेह नहीं है,
जैसे बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी, क्योंकि यह पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, तो मामले का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। अगर बीमाकर्ता इस आधार पर दावे का भुगतान करने से इनकार करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो गया है ना? कि पॉलिसी शून्य है क्योंकि यह भौतिक तथ्यों से कपटपूर्ण यानी गैर प्रैक्टिकल माध्यम से प्राप्त की गई थी, ठीक है? तो इस मुद्दे को न्यायालय के माध्यम से हल करना होगा और सारे सबूत गवाह प्रस्तुत करने होंगे। ओके, तो इस प्रकार मध्यस्थता से केस सॉल्व होते हैं। अन्य विवाद निवारण तंत्र कौन से हैं? तो इस पे तो डिटेल चैप्टर है। तो इरडा के नियम के अनुसार किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता की सेवा से असंतुष्ट होने की स्थिति में बीमा धारक के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र, जिसको ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है, ठीक है? के बारे में सभी पॉलिसियों का उल्लेख होता है। व्यवसाय और व्यक्तिगत क्षेत्रों के तहत दावों के मामले में असंतुष्ट बीमा धारक बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकता है, जिसको ओम्बड्समैन बोलते हैं अपने, ठीक है? उसका एक सेपरेट चैप्टर है। प्रक्रिया पर एक अन्य अध्याय में विस्तार से चर्चा की जाएगी, जो इसमें लिखा हुआ है लोकपाल कार्यालय, ठीक है? किसकी क्या हद होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आप एग्जाम की तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है? और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप IC38 क्लियर करके मेरे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, ठीक है? जहाँ पे बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं।